हेलो डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और यदि आप सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, आज कुछ थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाएं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स में से हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल थ्योरी क्वेश्चन के बेस पर आप अपना एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए ही, जिसमें मैं कवर कर रही हूँ सारे थ्योरी क्वेश्चंस जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स पर बेस्ड हैं। सभी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को 100% मैंने यहाँ कवर कर लिया है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। मैं हूँ आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और चलते हैं आज के ओवरऑल थ्योरी क्वेश्चंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर पूरी एनर्जी के साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन आईएफआरएस एंड इंड एएस चैप्टर 1 की। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो थ्योरी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें सबसे पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। देखिए, आपको जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो कंप्लीट इसी फॉर्मेट के साथ अटैम्प्ट करना है। आपको बेसिस लिखने हैं, साथ में जो डिफरेंस पूछे गए हैं उनके साथ आप काम करिए। प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखिएगा। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है, सबसे पहले यदि स्कोप की बात करें, बुक कीपिंग क्या होता है बच्चों? जब हम केवल जर्नल एंट्री और लेजर की बात करते हैं ना, वो बुक कीपिंग है। यानी यहाँ पर जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है उनका रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन आएगा। जबकि अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में ओवरऑल बड़े कंसेप्ट की बात होती है, यानी सब चीज़ें शामिल होती है, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे आप उसका ट्रायल बैलेंस बना लें, चाहे फाइनल अकाउंट बना लें, या फिर आगे उसके इंटरप्रिटेशन की बात करें। तो अकाउंटिंग में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सभी शामिल होता है। इसके स्टेजेस की बात करें तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज का पार्ट होता है, यानी सबसे पहले बुक कीपिंग किया जाता है, और बुक कीपिंग के बाद सेकेंडरी स्टेज में अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। इसका नेचर क्या है? ये एक रूटीन या क्लरिकल टाइप का नेचर है, लेकिन इसमें एनालिसिस, अकाउंटिंग में एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। हाउ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग। नाउ नॉलेज की बात करें, देखिए यहाँ पर बेसिक नॉलेज यानी 11th-12th का बच्चा भी जानता है जर्नल एंट्री और लेजर्स किस तरह से किए जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में प्रिंसिपल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाने चाहिए। इन सभी के साथ एक एक्सपर्ट व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो स्किल की रिक्वायरमेंट है। देखिए, स्किल की रिक्वायरमेंट जैसा भी मैंने ऊपर बताया भी है, नॉलेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा जरूरी नहीं है। जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा स्किल्ड पर्सन का होना रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि अकाउंटिंग में एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए जो कि डेटा से एनालिसिस कर सके। तो ये था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये कुछ स्मॉल डिफरेंसेस हैं जिन्हें आप अच्छे से याद करिए। नाउ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें अगले क्वेश्चन के लिए, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसमें आप डेटा को समराइज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल डेटा को, मॉनेटरी डेटा को। कॉस्ट अकाउंटिंग में जहाँ पर प्रोडक्शन की बात होती है, जहाँ पर उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग यूज में ली जाती है, जहाँ पर हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीटली डिसीजन बेसिस पर होती है, यानी यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमें डेटा मिलता है उस डेटा से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर देयर, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। देखिए, कुछ और ब्रांचेस की बात करें तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस वैल्यू की बात हम यहाँ पर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भाई 1 रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जितनी थी उतनी आज नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं। जैसे हमने कोई लैंड परचेज किया है, वो लैंड 1 लाख रुपए का परचेज किया था और वो परचेज किया था 10 साल पहले। आज इस लैंड की वैल्यू 1 लाख रुपए की बात करें तो ये 1 लाख रुपए की वैल्यू उस 10 साल पहले या 15 साल पहले इतनी नहीं रही होगी जितनी आज है, या आज उतनी नहीं है जितना पहले रही होगी। तो ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जाती है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें तो संस्था में, बिजनेस में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स काम करता है उसकी वैल्यू मॉनिटर की जाती है। देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, जो कि डिसीजन टेकिंग के काम में होते हैं या कई सारे डिसीजल मैनेजरियल काम करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ह्यूमन की वैल्यू आइडेंटिफाई की जाती है। इसी तरह से सोशल अकाउंटिंग, आपने बिजनेस ने बहुत कुछ एनवायरनमेंट से लिया है ना, उस एनवायरनमेंट को वापस रिटर्न किया जाता है। तो ये है सोशल अकाउंटिंग, जिसमें हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस का एक पर्पस होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे सोसाइटी को फिर से उसे रिटर्न किया जाना चाहिए। कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग, कई सारी चीज़ें यहाँ सोशल अकाउंटिंग में शामिल की जा सकती है। सो गाइज, ये मोर और लेस यदि आप ब्रांचेस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे से डिस्क्राइब करें। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में हमारे पास आता है तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग की भी बात आप कर लें। Now next, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ पर ये इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में कई बार पूछा जा रहा है, इसलिए 10 तो हमारे कंसेप्ट हैं और साथ ही 4 हमारे कन्वेंशन हैं। जो भी बुक आप रेफर करते हैं, इन कंसेप्ट और कन्वेंशन, एक एक कंसेप्ट, एक एक कन्वेंशन को यहाँ तैयार करिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, मॉनिटरी कंसेप्ट क्या है, ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसी तरह से कन्वेंशंस की बात करें तो डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या है, या फिर कई सारे कन्वेंशंस जैसे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये सारे कन्वेंशन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट बात करें, दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है ये देखिएगा। देखिए, बहुत सिंपल, एसेट बराबर होती है लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी के। पार्ट ए के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो होते तो रेवेन्यू टाइप के हैं, लेकिन ये किए जाते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में, बट इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहेगा, इसलिए इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कह दिया जाता है। और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है बच्चों, वो होता है इसे बैलेंस शीट में ले जाया जाता है। जनरली जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि ये किए तो करंट ईयर में जाते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों में मिलता रहेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए, हम मार्केटिंग पर कोई खर्चा करते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोडक्ट के लिए हमने अमिताभ बच्चन को एज ब्रांड एम्बेसडर लिया है, तो ये जो करोड़ों रुपए का जो हम खर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए का खर्चा किया तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में जा रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट ये एक बार एडवर्टाइज शूट करने के बाद कई सालों तक हमें इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो इसलिए ये होते तो रेवेन्यू टाइप के हैं, लेकिन क्योंकि कई सालों तक इसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए इसे बैलेंस शीट में फिक्टिटियस एसेट्स में दिखा दिया जाता है और हर साल इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। हर साल कुछ पोर्शन निकाल कर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाउ अगला चैप्टर लेते हैं, चैप्टर 2, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हैं। एसेट को यदि हम कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ऑब्सोलेंसेस,
कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर अप्रचलन या ऑब्सोलेंसिस आ जाता है, जैसे रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस। वहां पर एक तरह की फैशन एक बार यूज में होने के बाद कई बार वो ऑब्सोलेंस हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है, और ऐसा स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है तो ये कोई काम का नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। जहाँ पर माइनिंग बिजनेस है वहाँ पर डिप्लीशन होता है, यानी माइनिंग बिजनेस में हम जमीन में से खोद कर मिनरल्स निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में मिनरल्स कम होते रहते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑफ या डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। और कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी, जैसे मशीन को या कोई एसेट को आग लग गई या चोर चुरा कर ले गए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ऐसे एक्सीडेंट की वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, रिजर्व्स और प्रोविजन में क्या अंतर है। देखिए, इसको कई बार ये भी पूछा जाता है व्हाट आर रिजर्व्स, व्हाट आर प्रोविजंस, तो यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन में ये डेफिनेशंस भी क्लियर होगी। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो देखिए, प्रोविजन का सिंपल अर्थ मैं आपको बताती हूँ, ये किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपके घरों में भी कई बार सेविंग्स होती है आपकी हायर स्टडीज़ के लिए, आपके मैरिज के लिए, तो ये पर्टिकुलर प्रोविज़न कहलाते हैं कि जो कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जबकि कई बार हमारे घरों में सेविंग्स एज जनरल की जाती है कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई काम हो तो हमारे पास सेविंग्स होनी जरूरी है, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स, जो कि बिना किसी पर्पस के तैयार किए जाते हैं, बट इट्स सिंपली द सेविंग्स। तो इसके मीनिंग की बात करें तो प्रोविज़न किसी एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए किया जाता है, जबकि रिजर्व्स में किसी तरह की कोई लाइबिलिटी, अननोन लाइबिलिटी, फ्यूचर में किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, इसलिए रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं। यदि प्रोविज़न के नेचर की बात करें तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। प्रोविजंस आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जबकि रिजर्व्स आर द अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में निकालने के बाद, उन प्रॉफिट्स में से सबसे पहले हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे, कई बार आप देखते होंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये सारे प्रोविजंस पहले हटा दिए जाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ले लिए जाते हैं। तो ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है। जबकि जब हमारे प्रॉफिट्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसके बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे तैयार किया जाता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? ये रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, यानी जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया, और भी किसी तरह के कोई सिंप्लीफाइड रिजर्व्स क्रिएट करने हैं तो ये रिजर्व्स यहाँ पर क्रिएट करके, यानी प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट को बांटा जाता है, दैट इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पर्पस की बात करें तो प्रोविज़न किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी या पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जबकि रिजर्व्स में ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी नहीं होती है। इसी तरह से मोड ऑफ क्रिएशन की बात करें तो प्रोविजंस डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर रिजर्व्स लिखे जाते हैं। यूज़ ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। डिविडेंड जो कि कंपनी एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड कभी भी प्रोविजंस में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन रिजर्व्स बनाए इसलिए जाते हैं, भाई आपके पास पैसा है, खूब सारा सेविंग्स इकट्ठी है, तो आप यहाँ पर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन इस पेमेंट में से कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द प्रोविज़न इज़ कंपलसरी, यहाँ पर कंपल्शन होता है, कई सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रिजर्व्स की क्रिएशन के लिए किसी तरह का बहुत ज़्यादा कोई लॉ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज़ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो तो ही क्रिएट होगा, लेकिन जब प्रॉफिट नहीं हो तो भी इन्हें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि प्रोविजंस हैं।
आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। देखिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेल्स लेज़र और परचेज लेज़र क्या है ये आपने पढ़ाई कर ली है तो आपको अच्छे से पता होगा। सेल्स लेज़र वो है जहाँ पर पर्सनल अकाउंट खोले जाते हैं केवल और केवल डेटर्स के, जिनसे इसकी क्रेडिट बेसिस पर माल खरीदा गया है, बेचा गया है। जबकि परचेज लेजर्स वो होते हैं जहाँ पर वो सारे पर्सनल अकाउंट खोले जाते हैं जो कि ट्रेड क्रेडिटर से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें की उधार माल खरीदा गया है। तो गाइज सेल्स लेजर और परचेज लेजर को थोड़ा डिस्क्राइब वे में आप देख लें। नाउ कॉन्ट्रा बैलेंसेस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए कॉन्ट्रा बैलेंस होता क्या है। कई बार डेटर्स अकाउंट में या टोटल डेटर्स अकाउंट में या टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स में रिवर्स बैलेंस मिलता है। देखिए हमें अच्छे से पता है जब हम टोटल डेटर अकाउंट बना रहे हैं तो इसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए। टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं तो इसका बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बैलेंस रिवर्स्ड दिखते हैं, यानी टोटल डेटर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है और टोटल क्रेडिटर अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रा बैलेंसेस कहलाता है और ये तभी क्रिएट होते हैं, ये तभी क्रिएट होंगे जब हमने डेटर्स का पर्सनल अकाउंट बना दिया है, टोटल डेटर अकाउंट बना दिया है, लेकिन सारे क्लियर और सेटलमेंट्स होने के बाद यदि हमारा डेटर कहता है कि हम मटेरियल तो रिटर्न कर रहे हैं, ओके, हम आपको यदि 5,000 रुपये का माल बेचते हैं, आपने 5,000 रुपये हमें दे भी दिए, लेकिन दिस देने के बाद यदि आप कहते हैं कि मैं सेल्स रिटर्न करना चाहता हूँ, यानी आपने 1,000 रुपये का माल मुझे लौटा दिया, तो ऐसी स्थिति में ये जो डेटर का बैलेंस है ये अपोजिट बैलेंस बताएगा, क्रेडिट बैलेंस बताएगा। सेम इसी तरह से जब क्रेडिटर के पर्सनल अकाउंट या टोटल क्रेडिटर अकाउंट का पूरा सेटलमेंट हो जाए और उसके बाद मटेरियल रिटर्न होता है क्रेडिटर को सारे पेमेंट्स होने के बाद, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसे कॉन्ट्रा बैलेंस कहा जाता है। आफ्टर पेमेंट यदि किसी तरह का कोई मटेरियल रिटर्न हो रहा है तो ये कॉन्ट्रा बैलेंसेस को शो करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल अकाउंट्स। देखिए कंट्रोल अकाउंट्स कौन कौन से हैं। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेसिफाइड आपको कर दूँ, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कंप्लीटली टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट यदि आपको बनाना आता है तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट के जैसा ही बनता है। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टोटल डेटर अकाउंट बनाना आता है तो टोटल डेटर अकाउंट्स के जैसा ही बनता है। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पर आपको दो अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, वो है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो ये सब कंट्रोल अकाउंट्स कहलाते हैं जो कि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का पार्ट होता है। इसी तरह से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शैडो अकाउंट क्या है। शैडो अकाउंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में जब हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर तैयार करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया है कि हम 3 तरह की लेजर यहाँ तैयार कर रहे हैं, जनरल लेजर, सेल्स लेजर और परचेज लेजर। जनरल लेजर में हम परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट्स और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जबकि सेल्स लेजर में हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और परचेज लेजर में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार होता है ना, ये रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल अकाउंट होता है। यानी यदि आपको परफॉर्मा याद है परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का, तो आपको पता होगा हम यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से पोस्टिंग शुरू करते हैं या सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये शेडो अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं। ये जो जनरल लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं ना परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पर जब आप सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लिखते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरह से पोस्टिंग ही क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल अकाउंट्स के रिवर्स ही इसे बनाया जाता है, इसलिए इसे शेडो अकाउंट या छाया प्रति खाते भी कहा जाता है। नाउ बात करें सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में क्या अंतर है। तो देखिए सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में सेपरेट ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है हर एक लेजर का।
लेकिन सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में सेपरेट ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं होता है। यहाँ पर एक सिंपल एक ट्रायल बैलेंस तैयार कर लिया जाता है सारे अकाउंट्स बनाने के बाद, जबकि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में हमेशा जब आप परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, परचेज लेजर बना रहे हैं तो उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा, सेल्स लेजर बना रहे हैं तो उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पर हर एक लेजर के साथ उसका ट्रायल बैलेंस सेपरेटली बनाया जाता है। 4 एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, 3 लेजर्स तैयार की जाती है। अभी मैंने आपको बात की है 3 लेजर्स हैं, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। इसमें 4 लेजर अकाउंट तैयार किए जाते हैं, ये अभी मैंने ऊपर बात की है। जबकि सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट काफ़ी हैं, इन्हीं को आपको कॉन्संट्रेटली पढ़ना भी है। ये जो 4 एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं ये डबल एंट्री का पार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हर लेजर के बाद उसका ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस तभी तैयार होगा ना जब वो डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो ये हर लेजर यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। जबकि यहाँ पर टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट एक मेमोरेंडम अकाउंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अलग अलग डेटर अकाउंट्स को देखें, उसके बाद एक टोटल डेटर अकाउंट बना लिया जाता है या टोटल क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पर बना लिया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को तैयार करने का केवल और केवल पर्पस ये है कि हम एक्यूरेसी को तो देखें ही, यानी हमारे क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं तो कहाँ गलती हुई है ये जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम जो कि डबल एंट्री बेस्ड होता है जो बना लेते हैं, इससे अपने आप ही एक्यूरेसी चेक हो जाती है, साथ ही सारे लेजर्स सेल्फ बैलेंस हो जाते हैं क्योंकि डबल एंट्री बेस्ड है। लेकिन सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम डबल एंट्री बेस्ड तो है नहीं, तो फिर इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम जो लेजर तैयार कर रहे हैं डेटर्स की, डिफरेंट डेटर्स की, डिफरेंट क्रेडिटर्स की, उनका बैलेंस यदि हमारे टोटल डेटर अकाउंट से या हम डिफरेंट क्रेडिटर्स के अकाउंट हमारे पास अवेलेबल हैं, ए से जेड क्रेडिटर्स हैं, और इन सारे अकाउंट्स के बाद यदि हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना लें और यदि उन सारे क्रेडिटर्स का सेपरेट बैलेंस हमारे टोटल क्रेडिटर अकाउंट से मैच हो जाए, मीन्स ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी क्रिएट करता है। तो दैट इज कॉल्ड द सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। नाउ हमारा अगला चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखिए सबसे इजी चैप्टर है आपके बुक का, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसके फीचर्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कौन बनाते हैं? देखिए जनरली जो हमारे आसपास के जनरल स्टोर हैं, पान की दुकान वाले हैं या छोटी दुकान वाले हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं। वो केवल एक अपनी कॉपी में मेंटेन कर लेते हैं, भाई किसको उधार दिया है, किसको उधार लिया है। सिंपली कैश के ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। जहाँ हमने 10 रुपए का दूध ले लिया, ख़त्म, बात ख़त्म, पैसे दिए और हो गया। तो यहाँ पर जब ट्रांजैक्शंस केवल इसी तरह से रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं तो इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन अब ऐसी संस्थाओं को भी तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए। हमें क्या पता लगेगा कि ये संस्थाएं कितना प्रॉफिट कमा रही है? तो ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले सिस्टम से हम किस तरह से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे? सबसे पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में क्या फीचर्स हैं? तो ये केवल पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं जो कि डेटर्स या क्रेडिटर्स, यानी जिससे देना लेना बाकी है केवल उसी का लिखा है, बाकी कुछ नहीं। ये सोल ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वाउचर्स से इंफॉर्मेशंस ली जाती है, भाई आपके वाउचर्स देखे जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने कहा छोटे बिजनेसमैन इसे मेंटेन करते हैं, तो कोई एक सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे जाते हैं, इसलिए यूनिफॉर्मिटी की कमी यहाँ पर ज़रूर दिखेगी। साथ ही फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, इनकम्प्लीट टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। देखिए डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एक बार इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यदि हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष पर, दोनों ही साइड पर इम्पैक्ट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा ना, केवल एक सिंपल कॉपी होती है जिसमें जिसको लेना है और जिससे देना है केवल उन्हीं को लिख लिया जाता है, नथिंग मोर दैट।
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर सिस्टमैटिक अकाउंटिंग होती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मेंटेन होते हैं, जबकि यहाँ पर केवल पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैश अकाउंट जो कि हमारे बैंक का पासबुक होता है उसी से मेंटेन कर लिया जाता है। रियल और नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर नहीं होते हैं। ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स क्योंकि हम सिस्टमैटिक लेजर्स रख रहे हैं तो हम ट्रायल बैलेंस बनाना तो काफ़ी इजी रहेगा, अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सारा रिकॉर्ड ही इनकम्प्लीट है, कुछ ज़्यादा एंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन, देखिए जब ट्रायल बैलेंस बनाना ही मुश्किल है तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना भी यहाँ पर मुश्किल ही होगा। फाइनल अकाउंट्स बनाना भी यहाँ पर मुश्किल ही है, वैसे तरीका है जिसे हम आगे बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। जबकि यहाँ पर क्योंकि बहुत अच्छे से हमने अकाउंटिंग की है तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना भी आसान है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बताती है कि आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जबकि यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार किया जाता है जो कि अवेलेबल हमारे पास जो एंट्रीज हैं, अवेलेबल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर असर्टेनमेंट करते हैं, इसलिए वो कंप्लीट एसेट्स और लाइबिलिटी का पोर्शन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन किस तरह से किया जाता है, या क्या प्रोसीजर है जो कि फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में काम में आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। तो देखिएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर कर लें। बस एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पर बना दिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इट्स सिंपली बैलेंस शीट, ये मैंने यहाँ पर दिया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, तो ये एक सिंपल बैलेंस शीट होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं इसलिए इसको एज सच बैलेंस शीट नहीं कहा जाता है। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नाम दे दिया जाता है, जो इसमें कि हम लाइबिलिटी और एसेट साइड तो लिखते हैं, ये जो एसेट साइड के और लाइबिलिटी साइड के आइटम्स होते हैं ये सिंपली हम बुक से या वाउचर से या फिजिकल वेरिफिकेशन करके पता लगाते हैं, कोई कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, इसलिए ये एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहलाता है। इससे हमें फाइनली क्या मिलता है, कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल हमें मिल जाती है। ये जो कैपिटल हमें मिलती है, यदि हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगी, यदि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो ये क्लोजिंग कैपिटल हमें मिलेगी। और जब क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल जाएगा। कैसे, फॉर्मूला देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर दें, या यदि कोई कैपिटल विड्रॉ की गई है उसे ऐड कर दें, और एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस की गई है उसे माइनस कर दें, और साथ में ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स या कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसीजर चलता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। आगे बात करें स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अकाउंट्स फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओस के लिए यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता होगा एनपीओस क्या होते हैं, जो कि जनरली किसी प्रॉफिट पर्पस से काम नहीं करते हैं, सोशल सर्विस पर्पस से काम करते हैं। एनजीओस सभी इसी में शामिल किए जाते हैं। तो यदि हम बात करें तो एनपीओस कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज देयर पर्पस आर नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। उनका पर्पस केवल सोशल सर्विस का होता है, इसलिए वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। फाइनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसका पर्पस सबसे पहले, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, जिसमें सारी कैश जो रिसिप्ट हो रही है और सारे पेमेंट जो कि हम कैश में कर रहे हैं उन्हें लिख दिया जाता है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टर्म को या पीरियड को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यदि
5 साल आगे का सब्सक्रिप्शन मुझे आज की डेट पर मिल रहा है तो मैं आज की डेट में इसे रिसिप्ट अकाउंट में ले लूँगी, या फिर मुझे अगले 2 साल के लिए कोई पेमेंट करना है तो ये 2 साल के लिए पेमेंट में रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में ले लूँगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आज का है, 10 साल बाद का है या 5 साल पुराना है। रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट सिंपली प्रिपेयर एज पर द रिसिप्ट एंड द पेमेंट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पर्पस क्या होता है? पर्टिकुलरली पीरियड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं कि इनकम का एक्सपेंडिचर्स पर कितना ओवर है, यानी डेफिशिएंसी है या सरप्लस है, ये जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए जाते हैं, जिसमें टर्म इम्पॉर्टेंट होता है, यानी करंट अकाउंटिंग पीरियड इम्पॉर्टेंट होगा। इसके नेचर की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल टाइप का होता है जिसमें कैश अकाउंट का कंप्लीट समरी होता है, जबकि ये नॉमिनल टाइप का होता है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, सेम वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये कैश बेस सिस्टम पर बेस्ड है, यानी यहाँ पर नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जबकि यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो एक्यूरल सिस्टम पर काम करता है, यानी यदि मैं कह दूं कि मुझे सैलरी का पेमेंट करना है और सैलरी का पेमेंट अभी तक मैंने किया नहीं है, लेकिन ये मेरे करंट अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है, तो भले ही सैलरी का पेमेंट मैंने नहीं किया हो, इस सैलरी को मुझे एक्यूरल बेसिस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लेना होगा, यानी नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूडेड होते हैं, भले ही वो आउटस्टैंडिंग हो या एक्यूरल हो। अगले अंतर की बात करें, देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, ये ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश और बैंक के साथ शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक दिखाता है। यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, केवल बैलेंसिंग फिगर मिलता है, या तो सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा। सरप्लस जनरली प्रॉफिट और डेफिशिएट यानी लॉस। नेचर ऑफ आइटम्स, यहाँ पर जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं वो एक्चुअल रिसिप्ट्स ऑन पेमेंट्स होती हैं, मतलब यहाँ पर नहीं देखा जाता है कि वो रेवेन्यू टाइप का है या कैपिटल टाइप का, जबकि यहाँ पर केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यू इनकम्स को ही कंसिडर किया जाएगा। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इसके सहारे नहीं बन सकती है, लेकिन यदि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इसी के सहारे ही तो बैलेंस शीट बनेगी। तो ये बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इसके साथ, अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा सकती है। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट बन रहा है कि आप एनपीओ वाले चैप्टर में इन आइटम्स को किस तरह से दिखाएंगे। देखिए कई सारे आइटम्स हो सकते हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रही हूँ। एंट्रेंस फीस, ये एक रेवेन्यू टाइप का ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। जबकि लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ये कैपिटल टाइप की, क्योंकि एक ही बार में दी जाती है, पूरे जीवन काल में, पूरे लॉन्ग पीरियड में ये एक ही बार में दी जाती है, इसलिए कैपिटल टाइप का नेचर है इसका, इसलिए इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के। इसी तरह से डोनेशंस की बात करें तो यदि डोनेशन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलरली किसी पर्पस के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग अनाथ आश्रम बना दिया, वृद्धाश्रम बना दिया, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, तो ये कैपिटल ट्रीट होगा, जिसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। लेकिन एक जनरल डोनेशन दिया जा रहा है तो ये क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है तो इनकम और एक्सपेंडिचर साइड के, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ओल्ड न्यूज़पेपर का यदि सेल किया जाता है तो रेवेन्यू ट्रीट होगा, इसे क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के इनकम या क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। जबकि ओल्ड एसेट को बेचा जाता है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यदि ओल्ड एसेट को बेचा जाता है तो कैपिटल रिसिप्ट के तौर पर दिखाया जाएगा, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, केवल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। देखिए किसी तरह का कोई एसेट सेल होता है तो एसेट के सेल होने पर किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस को ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, नथिंग मोर देन। लेगेसी, देखिए लेगेसी क्या होता है, एक विरासत में जो हमें राशि मिलती है वो लेगेसी होता है। इट इज़ द अमाउंट विच इज़ एनपीओ कंसर्न रिसीव एज द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। किसी भी डिसीज्ड पर्सन के विल में कोई अमाउंट मिल गई, यदि मैं अपना विल लिखती हूँ पर्टिकुलर किसी एनजीओ के नाम पर, तो डिसीज्ड पर्सन के विल से जो अमाउंट प्राप्त होता है वो
लेगेसी कहलाता है। इसे कैपिटल ट्रीट किया जाता है, बार बार तो मिलता नहीं है, इसलिए रेवेन्यू पर्पस का नहीं है, इसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ट्रीट होगा, सब्सक्रिप्शन हर साल मिलता है इसलिए रेवेन्यू ट्रीटेड होगा, और क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। अगली बात चैप्टर 6 डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के साथ। देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपको पता होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। शू स्टोर अलग है, रेडीमेड गारमेंट्स का अलग है, प्लास्टिक आइटम्स का अलग है। तो ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग अकाउंटिंग की जाती है, वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है। क्यों की जाती है, देखिए इसी से ही आपको पता चल जाएगा। सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके हर एक डिपार्टमेंट का, कंपैरेटिव एफिशिएंसी मिलनी जरूरी है। भाई कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर रहा है। सेल कितनी है हर एक डिपार्टमेंट की, यदि सारे ही स्टोर की एक साथ अकाउंटिंग कर ली जाएगी तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई हर एक डिपार्टमेंट का कितना सेल है। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग सेल का पता लगाया जा सकता है यदि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। साथ ही यदि कहीं पर सुधार करना है, कोई एडिशन करना है, तो हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसी, फ्यूचर प्लान भी बनाए जा सकते हैं। क्या बेसिस है, देखिए यहाँ पर जब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है तो हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स जो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट से ही संबंधित होंगे, तो हमें पता है कि भाई ये इस डिपार्टमेंट पर चार्ज कर दिए जाएंगे। कुछ होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा एक ही बिल मीटर लगा रखा है और एक ही बिल आता है, तो ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि सभी पूरे ही स्टोर से रिलेटेड होते हैं। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या बेसिस हो सकते हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। वैसे बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब वे में बुक से पढ़िएगा। सेल बेसिस हो सकते हैं, परचेज बेसिस हो सकता है, एरिया के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, या डायरेक्ट वेजेस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। आगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की बात करें, देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होता क्या है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफ़र कर देता है। मान लीजिए हमारे रेडीमेड गारमेंट वाला है, यहाँ पर कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पर पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मटेरियल होगा जो कि इस डिपार्टमेंट को भी चाहिए और इस डिपार्टमेंट को भी चाहिए, तो यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र यदि कॉस्ट प्राइस पर होता है तो किसी तरह के कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है भाई, क्योंकि हमें वो चीज़ 1000 रुपये की पड़ती है और इसी 1000 रुपये पर मैंने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, तो किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पर यदि ये ट्रांसफ़र ऑन सेल मार्केट प्राइस होता है तो क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एंट्री आपको बता रहे हैं। रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट। मान लिए ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुआ है तो बी डिपार्टमेंट टू ए डिपार्टमेंट, ये जनरल एंट्री कर दी जाएगी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की। लेकिन इस तरह का ट्रांसफ़र सेल प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर किया जाता है तो यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी। सारा का सारा, यदि हम सेल प्राइस पर अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यदि सारा का सारा जो ट्रांसफ़र किया गया है वो सारा का सारा हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, किसी तरह का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बाकी नहीं है। इस तरह से यदि हमारे पास ट्रांसफ़र मटेरियल मिला है तो इस ट्रांसफ़र मटेरियल का सारा हमने यूज़ कर लिया है, किसी तरह का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक है तो हमें यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना होगा। आप यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और ये स्टॉक रिजर्व आपको निकालना पड़ेगा। देखिए स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं, यदि ये ट्रांसफ़र का प्रॉफिट परसेंटेज सिंपली सेलिंग प्राइस, ट्रांसफर प्राइस या इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ हो तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, रेट ऑफ प्रॉफिट यानी आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। यानी मान लीजिए आप 20% से प्रॉफिट वसूल करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यदि आपने ये जो ट्रांसफ़र किया है ये प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया हुआ है ये कि कॉस्ट प्राइस पर दिया गया हो, यदि कॉस्ट प्राइस पर है
सेल प्राइस पर हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन कोस्ट प्राइस पर दिया गया है तो कोस्ट प्राइस में आपको रेट ऑफ प्रॉफिट के साथ आपको 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट करना होगा। यानी गाइस यहाँ पर यदि मैं 20% का प्रॉफिट वसूलती हूँ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ट्रांसफ़र का, तो यहाँ पर 20/120 मुझे करना होगा और मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये स्टॉक रिजर्व का सारा एडजस्टमेंट आपको देखना होगा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के लिए। नाउ अगला चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। सबसे पहले एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या होता है? देखिए यहाँ पर हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस में एक एवरेज क्लॉज या वाक्यांश लगाती है। इसका पर्पज़ यही होता है कि कोई भी कंपनी अंडर इंश्योरेंस ना करवाए। अंडर इंश्योरेंस इन द सेंस, मान लीजिए मेरा जो स्टॉक है या माल है या एसेट है वो 1,20,000 रुपए की है, लेकिन मैं यहाँ पर इंश्योरेंस केवल 70,000 का लेती हूँ, अंडर इंश्योरेंस करवा दिया। तो यदि किसी तरह का कोई डैमेज होता है, लॉस बाय फायर होता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे कंप्लीट 1,20,000 के लिए अमाउंट नहीं मिलेगा, अमाउंट क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि एवरेज क्लॉज काम करता है। वो एवरेज क्लॉज यही कहता है कि यहाँ पर जिस प्रोपोर्शनेट से आपने इंश्योरेंस करवाया है उसी प्रोपोर्शनेट से ही आपको क्लेम मिलेगा। देखिए एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लेम, जहां पर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द फायर इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड स्टॉक। मान लीजिए ये पूरे 1,00,000 रुपए की एसेट का लॉस बाय फायर हो जाता है और हमने इंश्योरेंस तो केवल 70,000 का करवाया है, तो इस तरह से ऐसा नहीं होगा कि हमें कंप्लीट 70,000 मिल गए, हम उस प्रपोर्शनेट से काम करेंगे, ये एवरेज क्लॉज कहता है। नाउ साल्वेज स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक क्या कहलाता है? देखिए कई बार होता है कि फायर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कि अनडैमेज रह जाता है, जो कि कई बार पार्शली डैमेज होता है या अनडैमेज होता है, जिसे कि बाद में रिपेयर करवाया जा सकता है, तो ऐसा बचा हुआ स्टॉक साल्वेज स्टॉक कहलाता है। को इंश्योरेंस क्या है? जब लार्ज रिस्क ऑफ बिजनेस होता है तो ये जो इंश्योरेंस होता है ये शेयर कर लिया जाता है एक से ज़्यादा इंश्योरर के बीच में, तो ये कहलाता है किसी एग्रीड परसेंटेज पर, तो ये कहलाता है को इंश्योरेंस। अगला प्रश्न इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस क्या है उसकी बात मैं कर लेती हूँ। स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स चार्जेस होते हैं। फिक्स चार्जेस यानी प्रोडक्शन हो या ना हो वो चार्जेस या वो खर्चे होने ही हैं, ये फिक्स एक्सपेंडिचर्स टाइप के होते हैं। जैसे सैलरी हो परमानेंट स्टाफ की, भले ही प्रोडक्शन हो ना हो, काम हो ना हो, परमानेंट स्टाफ को सैलरी देना है, बिल्डिंग का रेंट देना, इंश्योरेंस देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टैक्स वगैरह, ये सारे फिक्स चार्जेस होते हैं जिसे हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। जब इन स्टैंडिंग चार्जेस के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लिया जाता है तो ये कहलाते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस या एक्सपेंडिचर्स। ना फॉर्मूला क्या है लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? देखिए इंपॉर्टेंट बनता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट होती है? सेल ऑफ द पीरियड, उस पीरियड की सेल कितनी है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना होता है, माइनस एक्चुअल सेल ऑफ द इंडेमिनिटी पीरियड। देखिए इंडेमिनिटी पीरियड यानी जो आपका इंडेमिनिटी पीरियड का सेल कितना है, ये चीज़ यहाँ पर माइनस कर दी जाएगी और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। कंप्लीट फॉर्मूला है, कंप्लीट तरीका है, इसे कैलकुलेट करना आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। मैक्सिमम इंडेमिनिटी पीरियड क्या हो सकता है? वो 12 महीने का होता है। और इंडेमिनिटी पीरियड का कैलकुलेशन कैसा होता है? इंडेमिनिटी पीरियड यानी जिस पीरियड के लिए आप क्लेम कर रहे हैं, तो ये कंपनसेशन जिसके लिए कंपनसेशन जिसके लिए क्लेम किया जाता है वो इंडेमिनिटी पीरियड है। और ये किस तरह से ऑब्टेन किया जाएगा? ये कम होना चाहिए एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन पीरियड से, जो कि फायर आग लगी है उस पीरियड से कम हो सकता है। पीरियड मेंशन इन द पॉलिसी, यदि हमने पॉलिसी में जो पीरियड मेंशन किया है वो हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 12 महीने का हो सकता है। इन तीनों पीरियड में से कोई एक पीरियड आपका इंडेमिनिटी पीरियड होता है।
अंडर इंश्योरेंस सिंपल टर्म, यदि इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो एसेट की अमाउंट से कम है तो वो अंडर इंश्योरेंस कहलाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, देखिए जब अब एक सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है सभी तरह के रिस्क को कवर करने के लिए, चाहे वो लॉस ऑफ स्टॉक हो, चाहे एसेट का लॉस हो, चाहे किसी तरह के एक्सपेंडिचर, चाहे वो स्टैंडिंग चार्जेस हो, ये सभी तरह के लॉस ऑफ प्रॉफिट को कवर करने के लिए सभी तरह के लिए केवल एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है। दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए फायर की वजह से बिजनेस को दो तरह के लॉस बियर करने पड़ते हैं। एक तो डायरेक्ट लॉस होता है जो कि स्टॉक का लॉस हो गया, फिक्स एसेट का लॉस हो गया, भाई जल गया, ये सब तो डायरेक्ट लॉस हो गया। दूसरी तरह का लॉस होता है वो इनडायरेक्ट लॉस होता है। इनडायरेक्ट लॉस कैसे बच्चों? प्रॉफिट का लॉस हो रहा है क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा है ना, आग लग गई, बिजनेस नहीं चल रहा है तो प्रॉफिट का लॉस हो गया। स्टैंडिंग चार्जेस, हमें कंटिन्यूअस पेमेंट करने पड़ रहे हैं, भाई रेंट हमें चुकाना पड़ेगा, भाई हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है तो उसका प्रीमियम हमें चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लग रहा है। तो ये जो इनडायरेक्ट लॉस से बचने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है वो कॉन्सिक्वेशनल लॉस इंश्योरेंस कहलाता है। देखिए इनडायरेक्ट लॉस जो भी हो रहा है हमारा इस फायर पीरियड के लिए बिजनेस के क्लोजर्स की वजह से, तो इस इनडायरेक्ट लॉस को की वजह से जो कॉन्सिक्वेशनल लॉसेस हुए हैं उनको कवर करने के लिए, इनडायरेक्ट लॉसेस को कवर करने के लिए जो पॉलिसी ली जा रही है वो कॉन्सिक्वेशनल लॉस इंश्योरेंस कहलाता है। नाउ फाइनली स्टूडेंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स तक पहुंच गए हैं। आपके 11th-12th में पढ़ा हुआ चैप्टर है, इसलिए आसान है आपके लिए। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। भाई आपको अच्छे से पता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। पार्टनरशिप होता है किसी पर्पस के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए शेयर होते हैं। आपको अच्छे से पता है नॉर्मल बिजनेस में 10% मैक्सिमम हो सकते हैं, बैंकिंग बिजनेस में 20% मैक्सिमम हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के लिए याद रखनी होगी। क्या क्या प्रोविजंस हैं जो कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के लिए होते हैं? देखिए सबसे पहले सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ड्राइंग विल नॉट बी चार्जेबल विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, और सभी पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट मिलेगा। यदि वो कोई लोन देते हैं तो 6% इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। ये कुछ फीचर्स हैं, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हर पार्टनर्स को फॉलो करना होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात जनरली की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने तरह का होता है? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल आपको पता होगा इसके बारे में, अदरवाइज हम यहाँ डिफरेंस के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यदि फिक्स कैपिटल मेथड यूज में लिया जाता है तो यहाँ पर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, आपको पता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग में केवल एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ जो नेचर की बात करेंगे तो ये अनअल्टरेट रहता है, जो कैपिटल अकाउंट रहता है वो चेंज ही नहीं होता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो सारी जो आइटम्स हैं वो इसी कैपिटल अकाउंट में ही शामिल कर ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है। एडजस्टमेंट्स यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के करंट अकाउंट में किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट को अनचेंज रखा जाता है। जबकि यहाँ पर सारे कैपिटल अकाउंट में जितने भी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में ही शो कर दिए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ इन द कैपिटल नेचर। सारे बहुत कैपिटल एंड करंट अकाउंट अपेयर करता है और यहाँ पर केवल कैपिटल अकाउंट ही अपेयर करता है। ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में यदि आप फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, और जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाए। क्रेडिट या डेबिट बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि हम ये सारे एडजस्टमेंट भी साथ में करते हैं ना, इसलिए ये कभी कभी डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। तो इन डिफरेंसेस को अच्छे से याद कर लीजिए। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो है गुडविल और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं कैलकुलेशन के। देखिए गुडविल होता क्या है, यह वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अर्न करती है अपने नेम एंड फेम के जरिए, अपनी ब्रांड वैल्यू के जरिए, और इसके मेथड है एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्यूटी मेथड। इनको थ्योरेटिकल वे में लॉन्ग आंसर्स के लिए एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट की यदि बात करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, ये इट रिकॉर्ड्स द इफेक्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर रहे हों। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाएगा, एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज, यानी आपको समझ में आ रहा होगा जब हम पार्टनरशिप को वाइंड अप करते हैं तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नए पार्टनर के एडमिशन पर बनाया जाता है, जब पार्टनर छोड़कर जाता है तब बनाया जाता है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। टाइम ऑफ प्रिपरेशन देखिए आ गया, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ पर बनाया जाता है, जबकि ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर ही बनाया जाता है। इसमें कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओनली द आइटम्स दैट कॉज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज करते हैं। जबकि यहाँ पर सभी आइटम्स जो कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो सारी रिकॉर्ड की जाती है, बिकॉज उन्हें तो रियलाइज करना है, सारी एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज को पेमेंट करवाना है। जबकि यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में केवल उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज को शामिल करेंगे जिनकी वैल्यू में कोई चेंजेस हो रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रिपेयर किया जा सकता है बहुत बार, जब भी इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है। लेकिन रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को शो करता है। जबकि इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर सके, सारी एसेट्स को रियलाइज कर सकें और लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट या पेमेंट कर सकें। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं उन्हें आप याद करिएगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, प्रॉब्लम अराइजिंग ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जनरली यही सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है। तो ये सब कॉमन मोर और लेस चीज़ें हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, करंट अकाउंट के बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उसकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, रिटायरमेंट के डेथ के समय, रिटायरमेंट के डेट के समय, उसका प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी, उसके गुडविल का शेयर क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या वैल्यू रखता है, उसके सारे सेटलमेंट्स आपको यहाँ पर जब पार्टनर रिटायर हो रहा है। इसी तरह से एडमिशन की बात करते हैं तो उसका गुडविल, उसका कैपिटल का हिस्सा कितना होगा, उसका गुडविल का हिस्सा कितना होगा, उसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी में उसका वैल्यूएशन किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें एडमिशन के टाइम पर काम आती है। नाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या है, देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब सारे फर्म के पार्टनर एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कवर हो तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, और सेपरेट लाइफ पॉलिसी फर्म के हर एक पार्टनर के लिए इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ली जाती है, तो ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी कहलाती है। हमारा अगला चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पिसिमल डिस्ट्रीब्यूशन। धीरे धीरे यदि डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये किस तरह से काम करेगा, चैप्टर 9 हम ले रहे हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब पार्टनरशिप का डिसकंटिन्यूएशन होगा, यानी सभी पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप खत्म हो गई है और फर्म वाइंड अप हो गई है। कौन कौन से कारण हैं जो कि, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फर्म के डिसोल्यूशन के लिए फेवर करती है, तो या तो सभी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट से डिसोल्यूशन कर लें, या कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाए, यानी किसी पर्पस के लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म किया था और वो पर्पस पूरा हो गया तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, या किसी कारण की वजह से कोई इंसिडेंस हो गया है, उसकी वजह से, कोई कंटीजेंसी की वजह से हमें पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन करना है। जैसे मान लीजिए सभी पार्टनर्स दिवालिया हो गए, सभी पागल हो गए, सभी को छोड़कर, एक को छोड़कर सभी पागल हो गए, दिवालिया हो गए, तो ये कुछ कारण होते हैं, कंटीजेंसी होता है, तो हमें इस तरह का डिसोल्यूशन कर देना चाहिए। साथ ही एक डिसोल्यूशन है कोर्ट में, जब कोर्ट ये कह दे कि भाई बंद कर दो तो बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें इसको प्रूव करना होगा कि हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व क्यों करें। नाउ अगला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स सभी पार्टनरशिप के बीच में सभी पार्टनर्स के बीच में
पार्टनरशिप खत्म हो जाए। इट मीन्स द चेंजेस ऑफ द पार्टनरशिप डीड में चेंजेस हो जाए, सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो रही हो। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी बिजनेस ही खत्म हो गया है। यहाँ पर जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस खत्म नहीं होता है। भाई नई पार्टनरशिप डीड बना दो और नई पार्टनरशिप जनरेट हो जाएगी, बिजनेस खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस खत्म हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होती है क्योंकि केवल पार्टनरशिप खत्म हुई है, वापस नई पार्टनरशिप बन जाएगी, नए मेंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे या पुराना कोई मेंबर छोड़कर चला गया। ये सब चीज़ें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी जाती हैं। साथ ही में एसेट एंड लायबिलिटी की बात करें तो इसमें एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, जब पार्टनर एडमिट होगा या पार्टनर छोड़ कर जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो उसका एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, इसमें सारी एसेट को बेच दिया जाता है और सारी लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट या पेमेंट करवा दिया जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो गार्नर वर्सेस मुर्रे नियम का है। देखिए गार्नर और मुर्रे नियम क्या कहता है। लॉस इन द कैपिटल ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर शेल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। यदि किसी तरह का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है यानी दिवालिया हो गया, तो दिवालिया पार्टनर के लॉस ऑफ कैपिटल को कैसे बांटा जाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर बांटेंगे इन द रेशो ऑफ देयर एडजस्टेड कैपिटल, उनके कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा। द रेशो ऑफ कैपिटल शेल बी कैलकुलेटेड एज शोन इन द लास्ट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उस दिवालिया हुए पार्टनर के लॉस ऑफ कैपिटल को सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे और वो भी कैपिटल रेशो में। नाउ अगला क्वेश्चन है, यदि सारे के सारे पार्टनर दिवालिया हो जाएं तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में बच्चों ध्यान रखिएगा कि सारे क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाले जाएंगे जबकि इन्हें ओपन रखा जाएगा। भाई ओपन रखा जाएगा तो क्या होगा? तो जितना भी अमाउंट अवेलेबल है यानी एसेट साइड में जितना भी अमाउंट अवेलेबल मिल रहा है उसे प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सारी लाइबिलिटीज़ के लिए, यानी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और फाइनली इनके जो बैलेंसेस हैं ना वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। ये डेफिशिएंसी अकाउंट क्रिएट होगा और ये बैलेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट ये क्लोज कर दिए जाएंगे, यानी एक डेफिशिएंसी अकाउंट बना दिया जाएगा, इसी में सारे बैलेंसेस डाल दिए जाएंगे और फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। नाउ ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पैसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, धीरे धीरे एसेट का रियलाइजेशन होता है। देखो बच्चों प्रैक्टिकली होता क्या है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको तो दिख जाता है कि भाई पर्टिकुलर बिल्डिंग को इतने रुपए में बेच दिया, फर्नीचर इतने रुपए में बेच दिया, मशीनरी बेच दी, लेकिन इन प्रैक्टिस ये चीज़ें आसानी से बिकती नहीं हैं। दे टेक्स लॉन्ग टाइम, तो इसलिए उनका रियलाइजेशन होने में टाइम लगता है, ये एसेट्स का रियलाइजेशन होने में समय लगता है। बट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी थोड़ा समय लिया जाता है। जब कोई पार्ट ऑफ द एसेट बिकती है तो हम उस पार्ट ऑफ द एसेट से जो अमाउंट मिला है उस अमाउंट को ग्रेजुअल रियलाइजेशन में काम में ले लेते हैं। मान लीजिए मशीन बिक गई, मशीन बिकने से 2 लाख रुपए मिले, तो 2 लाख रुपए से क्रेडिटर्स के एक प्रोपोर्शनेट या एक पोर्शन का पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं। और पिसिमल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, 2-3 तरीके हैं। ये कैसे होगा? सबसे पहले सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाएगा। मान लीजिए मशीन बिक गई 2 लाख रुपए की, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को मीट आउट कर लिए जाएंगे। साथ ही में यदि फिर भी कोई अमाउंट बाकी है तो हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन सभी से पेमेंट किए जाएंगे। यानी जैसे जैसे एसेट रियलाइज होती रहेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे रियलाइज होती रहेगी वैसे वैसे इस सीक्वेंस में पहले रियलाइजेशन अकाउंट को मीट आउट करें, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को मीट आउट करें, फिर यदि पार्टनर का कोई लोन है तो उसे मीट आउट करें, और फाइनली अब यदि कोई अमाउंट मिल रहा है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट किया जाएगा। तो ये ग्रेजुअल रियलाइजेशन है एसेट्स का, और इस एसेट से जो हमें धीरे धीरे अमाउंट मिल रही है उससे पिसिमल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, शैने शैने वितरण हो रहा है, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगी, इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे।
नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट का, अमलगमेशन का और कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी। देखिए इसमें होता क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप कंपनीज होती है वो आपस में अमलगमेट कर लेती है। अमलगमेट मतलब देखिए यहाँ अमलगमेशन का मतलब मैंने दिया है दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में मर्ज हो जाए या फिर एक फर्म दूसरे को परचेज कर ले, तो ये एक कंपनी में चेंज हो जाएगी क्योंकि बड़ी हो जाएगी ना, यानी दो पार्टनरशिप फर्म मिल जाए या एक पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाए कंपनी में, इस तरह से अपना फॉर्म चेंज कर ले, तो ये अमलगमेशन ऑफ फर्म्स या कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी कहलाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़े ही बन रहे हैं, इसलिए ज़्यादा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको इसका एक कंप्लीट चैप्टर मिलने वाला है। इसलिए फिलहाल अमलगमेशन ऑफ फर्म क्या होता है ये ध्यान रख लीजिए। और परचेज कंसिडरेशन क्या है, परचेज कंसिडरेशन सिंपली परचेज किया जाता है, यानी एक फर्म दूसरी फर्म को परचेज कर रही है ना, तो एक फर्म दूसरी फर्म को जो परचेज कर रही है उसके अगेंस्ट में जितना भी कंसिडरेशन दिया जाता है, जितना भी पेमेंट दिया जाता है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है देख लीजिए। सारी एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाएगा। भाई आप कहेंगे एसेट माइनस लाइबिलिटी तो ज़ीरो हो गया, लेकिन फिक्टिटियस एसेट को शामिल नहीं करना है। ऐसी एसेट्स जैसे डिस्काउंट हो गया है या फिर किसी तरह के कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं, ये सब फिक्टिटियस एसेट होते हैं जो कि होते तो रेवेन्यू टाइप के हैं लेकिन इसे बैलेंस शीट में लिख दिया जाता है। तो वो सारी एसेट ले ली जाएगी और केवल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को लिया जाएगा, इंटरनल लाइबिलिटीज़ को नहीं लिया जाएगा। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है बच्चों, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो यानी शेयर्स हो, चाहे वो रिजर्व एंड सरप्लस हो, यानी शेयर होल्डर्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर कैपिटल आएगा, यानी आपकी कैपिटल हो, चाहे किसी तरह की कोई सेविंग्स हो, रिजर्व्स हो, इन्हें नहीं लिया जाएगा। केवल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेएबल हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ये चीज़ें ले ली जाएगी। नाउ चैप्टर 11 की बात कर लेते हैं, एवरेज ड्यू डेट। देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बनता है ये चैप्टर। एवरेज ड्यू डेट होता क्या है, कई बार हमें एक व्यक्ति से हमें लेना भी है और हमें उसे देना भी है, यानी उसी सेम व्यक्ति को लेना भी है और देना भी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सारी जो ड्यू डेट्स हैं उन सभी ड्यू डेट्स में से एक एवरेज डेट निकाल लेंगे जिस पर हम सारा पेमेंट उसे कर देंगे। तो ये कहलाता है एवरेज ड्यू डेट ऑन विच अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट ड्यू डेट्स पेड इन लमसम। एक एवरेज डेट पर सारी अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है। यूटिलिटी क्या है, देखिए कई बार प्रॉब्लम्स होती है जब हम पेमेंट से रिलेटेड डिफरेंट ड्यू डेट्स होती हैं तो हम केवल एक ही डेट पर काम कर लें भाई, क्योंकि हमारे पास हर महीने की पहली तारीख को पेमेंट करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हर महीने हम उसके फर्म पर जाकर पेमेंट करें, उससे अच्छा हम एक ही एवरेज डेट निकाल लें। कई बार अकाउंट्स के सेटलमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स लिखे जाते हैं, तो बिल्स की जो डेट होती है उसी डेट पर हमें वो पेमेंट मिलता है या हम वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी डिफरेंट ड्यू डेट्स के लिए एक सिंगल एवरेज डेट निकाल ली जाती है। तो देखिए कितना फ़ायदा है। कई बार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो ड्राइंग किया जाता है पार्टनर्स ने, तो पार्टनर्स ड्राइंग करता है, कभी कभी ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो एट द एंड ऑफ द मंथ होता है या बिगनिंग ऑफ द मंथ होता है या मिड ऑफ द मंथ होता है। तो एक डेट निकाल ली जाती है जिस पर कंप्लीट इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया जाए। जब पेसिमल रियलाइजेशन होता है, अभी हमने बात की थी पेसिमल रियलाइजेशन में डिफरेंट डेट्स पर पार्टनर्स को पेमेंट किया जाए या पेसिमल रियलाइजेशन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में केवल हम एक ही डेट निकाल सकते हैं जब ये कंप्लीट रियलाइजेशन का काम किया जा सकता है। या फिर ऐसे अकाउंट का सेटलमेंट करना जहां पर अमाउंट लेंट इज टू बी रिसीव्ड इन अ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कई इंस्टॉलमेंट में। आप कई बार हम देखते हैं हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तो एक कई इंस्टॉलमेंट में न करके हम एक ऐसी एवरेज डेट निकाल लें कि हमें भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो और सामने वाले व्यक्ति को भी किसी तरह का कोई लॉस ना हो। तो यही है एवरेज ड्यू डेट। आगे बात करते हैं बच्चों, और हमारा जो अगला चैप्टर बन रहा है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट का। और कंसाइनमेंट क्या होता है, देखिए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ही पढ़िए। कंसाइनमेंट क्या होता है, जब एक शिपमेंट जो दिया जाता है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर द्वारा अपने एजेंट को
कमीशन बेसिस पर कि भाई आप जाएं और हमारा माल बेचें। देखिए यदि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में अपना गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो ऑल ओवर इंडिया में मुझे एजेंट चाहिए होंगे, मैं हर जगह जाकर अपना माल नहीं बेचूंगी। तो यहाँ पर ऐसे एजेंट को अपॉइंट कर दिए जाते हैं जो कि कमीशन बेसिस पर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर का माल बेचता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो माल भेजा जा रहा है, सेंडिंग ऑफ द गुड्स है, ये शिपमेंट ही कहलाता है कंसाइनमेंट, जिसमें ऑन द रिस्क ऑफ द अकाउंट ऑफ द फॉर्मर इज नोन ऑफ द रिस्क सारी की सारी इस भेजने वाले की रहती है। यानी जो पर्सन भेजता है वो कहलाता है कंसाइनर, और जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है कमीशन बेसिस पर वो कंसाइनी कहलाता है, और जो पर्सन जो एजेंट होता है वो कंसाइनर कहलाएगा। भेजने वाला कंसाइनी और रिसीव करने वाला कंसाइनर कहलाएगा। डेल क्रेडर कमीशन क्या है? देखिए कई बार एक नॉर्मल कमीशन के बदले में कंसाइनी यानी जो माल भेजने वाला होता है वो माल को कुछ इस तरह से भेजे, यानी हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो गुड्स सेल हो, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुझे यदि तमिलनाडु में माल बेचना हो तो ऐसी स्थिति में मैंने एजेंट को अपॉइंट किया। अब यहाँ पर एजेंट से मैं ये चाहती हूँ कि तुम माल बेचो, और ऑफ कोर्स माल अक्सर क्रेडिट पर ही बेचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो माल क्रेडिट पर बेचा गया है उस क्रेडिट पर बेचे हुए माल के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा डेट जो कलेक्शन का होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की होती है। कंसाइनर ले ले, कंसाइनर कहता है या मेरा एजेंट ये कहता है कि ठीक है मैं जिनको भी क्रेडिट में माल बेचूंगा उनका सारा कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है उसका कंप्लीटली टेंशन फ्री, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, वो है डेल क्रेडर कमीशन, जो कि पेड किया जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को फॉर टेकिंग द एडिशनल रिस्क जो वो ले रहा है गुड्स के सेल से। तो ये काम सारा डेल क्रेडर कमीशन का है। ओके, सो कंसाइनमेंट क्या है, इसमें कंसाइनर क्या है, कंसाइनी क्या है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कंसाइनर वो है जो कि माल को भेज रहा है, सेंड कर रहा है, और कंसाइनी जो कि माल को रिसीव कर रहा है। नाउ डेल क्रेडर कमीशन वो है जो कि कंसाइनर पेमेंट करता है कंसाइनी को, जिसमें कंसाइनी अपनी रिस्क पर माल को उधार बेचता है और बेचे गए उधार माल को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंसाइनी की होती है। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए कई बार पूछ लिया जाता है। इसका मीनिंग कंसाइनमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि गुड्स यहाँ पर भेजा जाता है, जबकि सेल में गुड्स को बेचा जाता है। ऑनरशिप यहाँ पर कंसाइनर की रहती है, कंसाइनी की कोई ऑनरशिप नहीं होती है। जबकि यहाँ पर जो सेल किया जाता है ऑनरशिप कंप्लीटली बायर की हो जाती है, यानी जिसने खरीद लिया उसकी हो गई है। यहाँ जो रिलेशनशिप की बात करें कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट की तरह का, यानी वो प्रधान और एजेंट का काम करता है। जबकि यहाँ पर सेलर और परचेजर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बायर और सेलर का होता है। एक्सपेंसेस जितने भी होंगे इन केस ऑफ द कंसाइनमेंट, सारे एक्सपेंसेस बिफोर और आफ्टर डिलीवरी के वो सारे कंसाइनर बोर्न करता है, जबकि यहाँ पर सेल के सारे एक्सपेंडिचर्स डिलीवरी के बाद के वो बायर बोर्न करता है। किसी न किसी तरह से बायर से ही वो वसूल किए जाते हैं। यदि ऑर्डर की बात करें तो इन केस ऑफ द कंसाइनमेंट कंसाइनर कैन सेंड गुड्स टू कंसाइनी विदाउट रिसीविंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर नहीं मिला है तो भी भेजा जा सकता है। लेकिन सेल में क्या होगा, जब तक बायर ऑर्डर नहीं देगा तब तक सेल नहीं होगी। रिस्क की बात करें तो यहाँ कंप्लीटली रिस्क जो होता है वो कंसाइनर का ही होता है, रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता है कंसाइनी पर। लेकिन यहाँ पर सेल की बात करें, जैसे ही सेल हो जाती है सारी की सारी रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवरराइडिंग कमीशन सिंपल सी बात है, यदि एजेंट हमारा फिक्स सेलिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर माल बेचता है
तो उसे ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। ये नॉर्मल कमीशन के अलावा दिया जाता है। देखिए इससे एजेंट का भी फ़ायदा क्योंकि उसे ओवरराइडिंग कमीशन मिल रहा है, और होलसेलर का भी फ़ायदा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी फ़ायदा है कि जो फिक्स सेलिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर वो चीज़ को बेच रहा है। अकाउंट सेल स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए एक स्टेटमेंट होता है जो कि कंजाइनी प्रिपेयर करता है, जो कि कंजाइनर को भेजा जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद कि कितनी कितनी गुड्स सेल हो गया है। तो जो भी कंजाइनी के पास जितना भी माल आया है उसका सेल होने के बाद एक स्टेटमेंट तैयार कर दिया जाता है जो कि कंजाइनर को भेजा जाता है कंजाइनी द्वारा कि कितना कितना सेल हुआ और कितना कितना स्टॉक पड़ा है। परफॉर्मा इनवॉइस, देखिए परफॉर्मा इनवॉइस, गुड्स आर सेंट ऑन द कंसाइनमेंट इज नॉट अ सेल नहीं होता है इसलिए इनवॉइस नहीं बना सकते यहाँ पर, इसीलिए परफॉर्मा इनवॉइस तैयार किया जाता है जो कि कंजाइनी को भेजता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है भेजे जाने वाले माल की कि क्वांटिटी कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, उसकी पैकिंग क्या किस तरह से, उसका प्राइस वगैरह, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती है। दैट इज परफॉर्मा इनवॉइस। फाइनली बच्चों आखिरी चैप्टर तक पहुंच गए हैं और ये चैप्टर है जॉइंट वेंचर अकाउंट का। नॉट मच इंपॉर्टेंट, थ्योरी तैयार कर लीजिए। केवल जॉइंट वेंचर होता क्या है? जब या दो से ज़्यादा पर्सन, फर्म या कंपनीज आपस में एग्रीड होती हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी वेंचर के लिए, किसी टास्क के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट गुड्स के कंसाइनमेंट का हो, चाहे वो अंडरराइटिंग ट्रांजेक्शंस के लिए हो। अंडरराइटिंग ट्रांजेक्शंस यानी जब शेयर इशू किए जाते हैं तो उसके कंप्लीट सब्सक्रिप्शन हो जाए उसके लिए हम अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं, या पर्टिकुलर कोई टास्क पूरा करना हो, कोई बिल्डिंग बनाना हो, किसी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसमें सभी जॉइंट रिस्क और जॉइंट शेयर प्रॉफिट पर काम करते हैं, तो ये कहलाता है जॉइंट वेंचर। नाउ जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या हैं? देखिए ये एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, परमानेंट नहीं होती है। काम पूरा हो गया और ख़त्म। टेम्परेरी पार्टनरशिप हो जाती है जो कि काम पूरा होने पर ख़त्म हो जाती है। ये फर्म का नाम लेना जरूरी नहीं है। जैसे हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो फर्म का नाम यहाँ पर हमको लिखना होगा, बनाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पर्टिकुलर पर्पस या वेंचर के लिए कंबाइन होते हैं, इसलिए इसे स्पेसिफिक पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी उनका एग्रीड प्रपोर्शन है। तो ये जॉइंट वेंचर क्या होता है और उसके फीचर्स क्या हैं, थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिए। ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ रहा है, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है। देखिए काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन पार्टनरशिप सिंपली नो लिमिटेड और स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती है, लेकिन जॉइंट वेंचर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। इसमें कोई नाम होना जरूरी होता है, सेपरेट फर्म का नाम होना जरूरी है, जबकि जॉइंट वेंचर में ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सेपरेट ट्रेड नेम हो। पार्टीज की इंक्लूड करें तो यहाँ पर जो पार्टीज इंक्लूड होती है वो सभी कहलाती है पार्टनर्स, जबकि यहाँ पर जो भी लोग इंक्लूड होते हैं, जो भी फर्म्स इंक्लूड होती है, वो सब को वेंचर्स कहलाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड किया जाता है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन जब वेंचर खत्म हो जाता है, टास्क प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तब कर दिया जाता है। इसमें पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है और इसमें किसी तरह का कोई एक्ट लागू नहीं होता है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो ये परमानेंट टाइप का पार्टनरशिप होता है, तो परमानेंट नेचर होता है, जबकि ये टेम्परेरी टाइप का नेचर होता है। इसमें कोई सेपरेट अकाउंटिंग या परमानेंट अकाउंटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो कैश और एक्यूरल बेसिस हो सकता है। इसमें केवल कैश बेसिस पर जो मिला है वो लिखा है, सिंपली। इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है, पार्टनर्स कैन नॉट रन द इंडिपेंडेंट बिजनेस, जबकि यहाँ जो को वेंचर्स होते हैं वो अपना अपना बिजनेस तो रन कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में किसी टास्क के लिए आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं। राइट, इट इज़ रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द एक्ट। सो ये किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन पर केस कर सकती है, लेकिन जॉइंट वेंचर में सच टाइप ऑफ राइट इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये कुछ डिफरेंस थे जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो फाइनली
अ रियली रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज।